बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। और मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप रिएक्शंस के ऊपर ही वीडियो बना दें। केमिस्ट्री के रिएक्शंस किस तरह याद किए जाएँ, किस तरह सीखे जाएँ, किस तरह प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगाया जाए कि भी अगर ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक तो ये कि बाकायदा इससे वीडियो बना लूँ मैं, कि उसमें आपको सारी चीज़ें मैं बता दूँ कि भाई इस तरह जो है वो रिएक्शंस को समझा जाता है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपको रिएक्शंस जो है वो सॉल्व करके बताए जाएँ। और जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज़ आ रहे हैं जो कि रिएक्शंस बेस्ड हैं, तो साथ साथ आपको टिप्स भी जो है मिलती रहेंगी कि रिएक्शंस को किस तरह आपने सॉल्व करना है। और उसके साथ भी एडिशनल पॉइंट्स भी आपको एमसीक्यू के हवाले से भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो चलें आज केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, जो कि बिल्कुल ही सारे जो है वो रिएक्शंस बेस्ड हैं। तो काफ़ी बातें इंशाल्लाह आपके सामने जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास है और आपको भी जो है वो साथ में सॉल्व करना है, ठीक है ना। पॉज करके वीडियो को, उसके बाद आपने कॉपी पेन तो आपके पास होगा ही, आपने जो है वो आंसर निकालने की कोशिश करनी है। और अगर पॉसिबल हो तो अपना स्कोर भी जो है वो ज़रूर लिखा करें कमेंट सेक्शन के अंदर। चलें जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वैन 3 मोल्स ऑफ ferrous oxide are allowed to completely react with 56 gram of carbon monoxide according to the equation below, approximately how many moles of iron are produced। सवाल ये है कि 3 मोल्स जो हैं वो आयरन ऑक्साइड के या फेरस ऑक्साइड के हमारे पास हैं, और उन्हें हम रिएक्ट करवाते हैं 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो पूछा ये जा रहा है कि जो नीचे इक्वेशन हमें दी हुई है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो कितने मोल्स आयरन के जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर ये इक्वेशन हमारे पास हो। तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं: ए 0.7, बी 1.3, सी 2.0, डी 2.7, ई 6.0। अब देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करें, फिर उसके बाद इस इक्वेशन के ऊपर आएँ। लेकिन मैं एक आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर इस तरह के सवाल आपके ऊपर आपके सामने आ जाए तो आपको किस तरह सॉल्व करना है। देखिए, सिंपल आपको ये करना है। अब क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रोड्यूस्ड, इसमें जो है वो आयरन के बारे में पूछा जा रहा है, कितने मोल्स आयरन के प्रोड्यूस होंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आयरन यहाँ पर बेसिकली जब बनता है तो फेरस ऑक्साइड तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जो कि आयरन प्रोवाइड करेगा, लेकिन रिएक्ट जो है वो ये कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन का अगर हम यहाँ पर रेशो निकालना चाहें तो ये कुछ इस तरह निकलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन का हमारे पास रेशो मौजूद है 3:2। ठीक हो गया, इसमें तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि 3:2 हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन का जो है वो रेशो मौजूद है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये करना है। अब क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास है हमारे पास वो है 28। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इसका 28 है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा 28। और इसके जो है वो यहाँ पर रेशो क्योंकि 3 निकल रहा है तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जवाब हमारे पास आएगा 84। 3 8 ज़ा 24, 4 2, 3 2 ज़ा 6, 7 8। तो 84 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो टोटल जो हमारे पास मास मौजूद है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो है हमारे पास 84। और अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं, लेट से 55, और 2 मल्टीप्लाई बाय 55 ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 10 और 1 ऊपर तो 11। तो 110 हमारे पास आयरन का टोटल मॉलिक्यूलर मास यहाँ मौजूद है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और 84 हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का मौजूद है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है। जो लार्जर मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 110, हम उसको ऊपर रखते हैं और 84 को जो है वो नीचे रखते हैं। तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1.3 समथिंग। तो 1.3 समथिंग यहाँ पर हमारे पास आंसर बी मौजूद है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बेसिकली हमसे पूछा ये जा रहा था कि कितने मोल्स आयरन के प्रोड्यूस होंगे। तो हम इस तरह रेशो निकाल के कि फेरस ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको लंबा चौड़ा इसकी जो है वो इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस तरह आप किसी के भी मोल्स मालूम कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन का पता हो कि किसके साथ जो है वो फेरस ऑक्साइड या कोई भी कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा, तो आप जो आपका प्रोडक्ट है उसके आप जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। तो ये अगर ये मेथड आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो बहुत सारे सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे जो कि रिएक्शन बेस्ड हों। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अच्छा जी, देन सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि 2 और 3 क्वेश्चंस को मिला के है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ये बेसिकली हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 जो है वो हमारे पास वाटर मौजूद है मॉलिक्यूल्स, और प्लस हमारे पास हीट यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है: फॉर द अबव रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय
यानी क्या हम करेंगे इन पांचों ऑप्शन में से जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एडिंग नियॉन गैस, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एडिंग अ कैटलिस्ट। डी है हमारे पास इंक्रीज वाटर कंसनट्रेशन, इंक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल जो है बेसिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल का है और उसी प्रिंसिपल से ये जो है वो आंसर हम इसका बता सकते हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप चलें तो देखें एडिंग नियॉन गैस, तो नियॉन गैस का तो यहाँ पर कोई रोल है नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और बी हमारे पास टेम्परेचर मौजूद है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी डेफिनेटली सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास जो है वो नहीं बढ़ेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हम जो है वो किस तरह जो है वो राइट साइड के ऊपर, सॉरी लेफ़्ट साइड के ऊपर हम किस तरह क्राउडिंग कर सकें मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स दी राइट साइड। सो हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमें क्राउडिंग की परमिशन दे रहा है कि हम जिसकी वजह से क्राउडिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकते हैं एट द रिएक्टेंट साइड या एट द लेफ्ट साइड। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इससे क्राउडिंग इंक्रीज डेफिनेटली नहीं होगी। एडिंग अ कैटलिस्ट, कुछ इस पे स्टूडेंट्स जो है आगे परेशान हो जाएंगे, शायद एडिंग अ कैटलिस्ट आंसर हो क्योंकि कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन हमारा तेज़ हो जाता है। तो याद रखें, लेकिन कैटलिस्ट को ऐड करने से हमारा रिएक्शन सिर्फ स्पीड अप होगा, जो प्रोडक्ट हैं उनकी अमाउंट में, उनकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड कैटलिस्ट को ऐड करने से जल्दी तो बन सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं बन सकता, और यहाँ पर जल्दी का पूछा नहीं जा रहा बल्कि ज़्यादा का पूछा जा रहा है। तो एडिंग अ कैटलिस्ट जो है वो आंसर नहीं सही जो है वो उसका नहीं है। दैन डी इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटर तो ऑलरेडी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मौजूद है, तो इसकी कंसनट्रेशन बढ़ाने से जो है वो यहाँ वाले जो प्रोडक्ट है ये तो बढ़ सकता है लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड डेफिनेटली नहीं बढ़ सकता। दैन ई हमारे पास मौजूद है इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। इस पर ज़रा देख लेते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है और हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल कहा कि भाई जो है वो एक साइड पर अगर हम क्राउडिंग बढ़ा दें, क्राउडिंग कर दें मॉलिक्यूल्स की, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट साइड। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्राउडिंग भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास ज़्यादा बनेगा। सो ई वुड बी द राइट ऑप्शन। देन थर्ड क्वेश्चन भी इसी इक्वेशन से रिलेटेड है, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन सिस्टम। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर हम यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का कम कर दें तो क्या चीज़ इनमें से जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, या बी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द के कांस्टेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम ये इंक्रीज़ हो जाएगी, या बोथ एंड भी रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दोनों इंक्रीज़ होगी, या फिर ऑल ऑफ देम, यानी ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। सो ये भी इसका कंसेप्ट जो है वो हम इस तरह बना सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को, अब मैं थोड़ा आपको एरो बना के दिखाता हूँ ताकि आपको मेमोराइज़ करने में इसको आसानी हो जाए। देखें अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे, तो वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट जो हमें कंक्लूजन मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम इनको रिएक्टेंट ले रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। और चलें इंक्रीज़ होने की वजह क्या है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर वाई, ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। सो इसकी रीज़न लिखते हैं बिकॉज यहाँ पर अगर वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेंगे, सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ क्यों हो रही है। उसकी वजह है ये है कि सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन स्मॉलर स्पेस एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर कंडीशन। स्मॉलर स्पेस, भाई मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं लेकिन अब क्योंकि स्पेस जो है वो उनकी कम हो गई है, कम स्पेस के अंदर वॉल्यूम कम कर दिया गया है, तो कम स्पेस के अंदर वो अपने आप को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको भी आगे लेके चलते हैं कि सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन द स्मॉलर स्पेस अगर हो जाएंगे तो क्या होगा। बेसिकली क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि इंक्रीज़ रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है गिवन, जो कि कम कर दिया गया है, उसमें मॉलिक्यूल्स का जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे लेकिन जो रेशो है मॉलिक्यूल्स का पर यूनिट वॉल्यूम वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब कम वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है वो जगह घेर रहे हैं। तो इंक्रीज़ रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें इजाफा कैसे होगा। हमारा सवाल तो यही है ना कि हम कह रहे हैं कि बेसिकली इसका राइट आंसर जो बताया था इसका राइट आंसर है ए, रेट ऑफ रिएक्शन, कि वॉल्यूम कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें सिर्फ इजाफा होगा, बाकी दोनों चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। उसका हम रीज़न देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो है वो रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हो गया तो उसकी वजह से जो है वो होना क्या है, उसकी वजह से ये होगा कि हम कह रहे हैं कि वाई देयर इज़ इंक्रीज़ इन दी ROR, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर यहाँ पर इजाफा क्यों होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वॉल्यूम कम हो चुका है, मॉलिक्यूल ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके दरमियान का जो कोलिजन्स हैं
वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और कोलिजन्स हो भी किस में रहे हैं, डिक्रीज स्पेस में, जो कि पहले से स्पेस जो है वो कम हो चुकी है। तो कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ चुके हैं, स्पेस कम है और इसी वजह से कोलिजन उनके दरमियान ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोलिजन डेफिनेटली अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने आप को जो है वो जो है वो एकोमोडेट करेंगे और इस तरफ इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन बढ़ रहा है। तो कोलिजन बढ़ने की वजह से हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल चाहेंगे कि अभी जो है वो जल्दी से प्रोडक्ट बन जाए। अभी हम रिएक्टेंट साइड के ऊपर रहना नहीं चाहते, अब हम जाना चाहते हैं प्रोडक्ट साइड के ऊपर, क्योंकि कोलिजन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, आपस में रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। और इंक्रीज़ रेट ऑफ रिएक्शन की होने की वजह से क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट साइड, टूवर्ड्स राइट। सो दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड कि अगर वॉल्यूम कम किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन जो है वो इसलिए गलत हैं कि अगर हम जो है वो बात की जाए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो अगर वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम हो जाएगी, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमने कम कर दिया है। और दूसरी बात की जाए कि वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है ये मोस्टली अफेक्टेड होती है ओनली बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने चेंज इन टेम्परेचर नहीं किया, बल्कि चेंज इन वॉल्यूम किया है। तो वॉल्यूम के चेंज करने की वजह से इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया कि इफ़ यू डिक्रीज द वॉल्यूम देन देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन ए। अच्छा जी, नंबर 4 क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। और नंबर 4 क्वेश्चन क्या है कि द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शन भले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपके जहन में होनी चाहिए, आपको रिएक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर किस जो है वो मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा, अगर बेस के साथ किया जा रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा। तो अल्टीमेटली आप कोई भी रिएक्शन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन याद करना डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ याद करना कंपैरेटिवली रिएक्शन याद करने से बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन है डेफिनेटली कैसे याद करेंगे। लेकिन अगर बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप याद करना शुरू कर दें, जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताइए कि हमारे पास रिएक्शन आ गया कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, तो आपके जहन में क्या होना चाहिए कि जिंक एक मेटल है और दिस वन इज़ एसिड। सो अगर आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास रिएक्शन मौजूद है, वो क्या है बेसिकली मैं यहाँ बना लेता हूँ कि जिंक को आप यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए। तो देखिए एक प्रॉपर्टी याद रखें, कभी भी मेटल को, जैसे कि जिंक एक मेटल है, अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस की, क्योंकि ये जो बेसिकली रिएक्शन है ये प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, और दूसरी चीज़ जो प्रोड्यूस होगी वो होगी डेफिनेटली ये जो है इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा अपना क्लोरीन को, तो यहाँ पर हमारे पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा। तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, अगर बैलेंस करना चाहें आप, क्लोरीन 2 हैं हाइड्रोजन 2 हैं, तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, आपका पूरा रिएक्शन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन क्या क्या है फिर हम डिसाइड करते हैं। देखिए ऑप्शन हमारे पास है कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल बनेगा, या फिर जिंक प्लस 2 जिंक आयन जो है हमारे पास बन जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है 2 ओनली, यानी क्लोरीन ओनली, 3 ओनली, जिंक ओनली, 1 एंड 2 ओनली हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, या 1 एंड 3 ओनली हाइड्रोजन एंड जिंक आयन, और E1 2 एंड 3। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपने यकीनन सोच लिया होगा, रिएक्शन हमारे सामने है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन जो था वो था हमारे पास हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया, जो हमारे पास 1 था, आई थिंक यस 1 हमारे पास है, तो 1 तो लाजमी होगा। अब 1 के साथ क्या 1 ओनली होना चाहिए, तो 1 ओनली हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा हमारे पास है 1 एंड 2 या 1 एंड 3। तो देखिए यहाँ पर जो है वो क्लोरीन बेसिकली जिंक के साथ मौजूद है, ठीक है, जिंक क्लोराइड। तो क्लोरीन ये बेसिकली क्या है, ये क्लोरीन -1 है। तो अगर क्लोरीन -1 होता तब तो हमारा यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में अगर होता तब तो हम इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो Cl2 हमारे पास अकेला मौजूद नहीं है, बल्कि ये जिंक क्लोराइड के साथ मिल जाते हैं, और जब जिंक क्लोराइड के साथ मिल जाते हैं तो ये एज आ एनायन यहाँ पे काम कर रहा है, और ये क्लोरीन -1 है, क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास मौजूद हुई है, अगर ये क्लोरीन -1 है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, जिंक +2,
ठीक हो गया। जिंक प्लस 2 हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है, ये हो जाएगा जिंक प्लस 2, क्योंकि दो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये क्लोरीन को दे रहा है और दो मॉलिक्यूल क्लोरीन के मौजूद हैं, तो एक मॉलिक्यूल जो क्लोरीन का है वो क्लोरीन -1 है और दोनों को मिला देंगे तो क्लोरीन -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें यहाँ मिल रही है, एक तो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन -1 है और जिंक +2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 1 एंड 3 ओनली, यानी हाइड्रोजन एंड जिंक ओनली। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और इस तरह के अगर और भी सवाल आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन हमारे पास अगेन दी हुई है कि अमोनिया को अगर आप बाइकार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या जो है वो बनता है, अमोनियम आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास मौजूद है, HCO3। सवाल क्या है? इन द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड अबव अमोनियम आयन एक्ट्स एज आ या एन, दोनों दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पास वॉवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों मौजूद हैं। तो एज अ इंडिकेटर यहाँ पर अमोनियम आयन काम कर रहा है, एज अ हाइड्रेट काम कर रहा है, एज अ एसिड काम कर रहा है, एज अ बेस और एज अ सॉल्ट। तो ये बेसिकली इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए अमोनियम आयन यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये NH, और ये बेसिकली पहले आपको याद करना है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो अमोनियम आयन बाइकार्बोनेट को यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि हमारे पास, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि अमोनियम आयन हमारे पास मौजूद हैं जो कि NH4 हैं, NH4 हमारे पास यहाँ पर अमोनियम आयन मौजूद हैं और अमोनियम आयन बेसिकली ये डोनेट कर देते हैं अपना एक प्रोटॉन किसको डोनेट करते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट को, और जिसकी वजह से ये बन जाता है हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट H2CO3, ठीक है। ऐसे ही हुआ है। और अमोनिया क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन क्या बन जाएगा? NH3, और ये बन जाएगा H2CO3। तो एक प्रोटॉन को या फिर हाइड्रोजन आयन को जो डोनेट करे किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, तो वो क्या कहलाता है जी? एसिड या बेस? जी हाँ, एसिड कहलाता है अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लाउरी थ्योरी। जो भी मॉलिक्यूल अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, वो अकॉर्डिंग टू द ब्राउनस्टेड-लाउरी थ्योरी जो है वो एज अ एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो गया एसिड C, कि अमोनियम आयन रिएक्ट्स एज एन एसिड इन दिस इक्वेशन। सो उम्मीद है आपको ये सवाल जो है वो काफ़ी कंसेप्ट इन सवालों ने यहाँ पर क्लियर किया होगा। और अगर आगे भी जो है वो इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं या कोई भी वीडियो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जो है वो इस वीडियो के हवाले से कोई बात करनी है सवाल के एतबार से, या फिर आगे वीडियो की रिक्वेस्ट करनी है, आपने आपको अपने व्यूज़ शेयर करने हैं, तो आप फ्रीली कमेंट के अंदर जो है वो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी व्यू शेयर कर सकते हैं, कोई भी वीडियो की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले और मज़ीद जो है वो आपके लिए इसी तरह की वीडियो सामने लेकर आते रहें। तो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।